गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी डिस्कस की थी। उसी का एक लास्ट टॉपिक रह गया था फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, यानी कि जो प्रवाह संबंधित बल के हैं कौन कौन से। जैसे अकॉर्डिंग टू वैगनर महोदय के अकॉर्डिंग या उनके आधार पर जो महाद्वीप प्रवाह करते हैं, यानी कि जो कॉन्टिनेंट हैं वो ड्रिफ्टिंग करते हैं, उनके लिए दो फोर्स मेन माने उन्होंने। एक तो था पोल फिलिंग फोर्स जो रोटेशन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है, और दूसरा है टाइडल फोर्स या अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। तो पहले बता रखा है उसने पोल फिलिंग फोर्स, यानी कि जो आपकी ध्रुवीय बल होता है। आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो शेप है सभी जगह इक्वल नहीं, पूर्ण रूप से गोल नहीं है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर इसका जो उभार है वो कम है, इक्वेटर लाइन के ऊपर ही ज़्यादा है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि ये जब रोटेट होती रहती है वेस्ट टू ईस्ट, उस रोटेशन के कारण भी इसमें इस तरह का मोमेंट हुआ, ऐसा वैगनर मानते हैं कि इस रोटेशन के कारण, पोल फिलिंग फोर्स के कारण जो ड्रिफ्टिंग है वो शुरू हुई। किनमें, जो कॉन्टिनेंट्स थे सारे, जो लैंड मास कंप्लीट एशिया पेंजिया था वो एक जगह पे था, लेकिन वो जो डिफरेंट जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड होने लगा, तो उसका एक फोर्स ये भी मानी गई है कि पोल फिलिंग फोर्स एक इम्पोर्टेंट फोर्स मानी गई थी कि भूमध्य रेखा पर ये उभरी हुई है पृथ्वी का घूर्णन इस चीज़ को, कि एक प्रकार से फोर्स का काम कर रहा था कि जो ड्रिफ्टिंग है वो हो। दूसरी इसने माना टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स आप सभी को होता है ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल्स होते हैं ज्वार वाटा जो होते हैं। तो कह रहा है उसमें जैसे अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन, चंद्रमा और सूर्य की जो गुरुत्व आकर्षण शक्ति है वो, जैसे इस तरह से जब मैं मान लो यहाँ चंद्रमा या फिर सूरज जो भी है इसको अट्रैक्शन करती है, अपनी ओर खींचती है। इस आकर्षण के कारण भी करें जो ओशन है उसमें ओशन करंट्स उठती हैं, टाइडल फोर्स जो होती है, टाइड्स होती है ना, जो ज्वार भाटा उठते हैं, उनके कारण भी धीरे धीरे कह रहा है कि जो ड्रिफ्टिंग है या मूवमेंट है वो शुरू हुआ। तो वैगनर के आधार पर, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैगनर, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो दो आधार पर मान सकते हैं, पोल फिलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण थे कि इनके आधार पर पृथ्वी जो है वो विभिन्न महाद्वीपों में विभाजित हुई। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक छोटी सी थ्योरी और दे रखी है, यानी कि हम कह सकते हैं उसी की सपोर्ट में, उसी के समर्थन में, जिन्हें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर ने दी थी, इसी तरह से कन्वेंशनल करंट थ्योरी दी थी आर्थर होम्स ने। वही सेम उसी बातों को मानते हुए आर्थर होम्स ने 1930 में एक संवहनीय धारा सिद्धांत दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के समर्थक में, एक कन्वेंशनल करंट थ्योरी, यानी कि जो संवहनीय धाराएं होती हैं। कह रहे बिलो लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर वो होता है जो हमारी सबसे अपर लेयर है ना, क्रस्ट लेयर और अपर मेंटल, क्रस्ट लेयर और अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल जो लेयर है उसी को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसे स्थलमंडल कहते हैं। इस स्थलमंडल के नीचे, यानी कि कह सकते हैं कि अपर मेंटल और क्रस्ट लेयर की जो नीचे की जो लेयर है वहाँ पर कन्वेंशन करंट्स चलती हैं, जिसे हम कहते हैं ना कन्वेंशनल करंट्स, संवहनी धाराएं आती हैं, जिसे एनास्थोनोस्फीयर कहा जाता है ना। एस्थोनोस्फीयर जो लेयर है, कोर से ऊपर वाली जो पार्ट है, यहाँ टेम्परेचर ये ड्यू टू द थर्मल डिफरेंसेशन ऑफ मेंटल। थर्मल डिफरेंशिएशन मीन्स जो वहाँ पर तापमान में जो भिन्नता होती है, आप सभी को पता है क्रस्ट, मेंटल, कोर यूँ हम जाते हैं, तो इन सभी में टेम्परेचर का डिफरेंस वो चेंज होता जाता है। क्रस्ट में कम टेम्परेचर, ज्यों ज्यों हम नीचे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। उस ड्यू टू द थर्मल डिफरेंशिएशन, इसी तरह की तापमान भिन्नता के कारण ये करंट्स हैं, ये मूव करते हैं, यानी कि ओशन करंट्स, ये जो हम कह सकते हैं कन्वेंशनल जो करंट्स हैं, संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। एक प्राइमोर्डियल हीट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो प्राथमिक ऊर्जा है, आप सभी को पता है कोर में आप मानते हैं भी ये सन से सेपरेट हुआ है पार्ट मानते हैं इस अर्थ को, तो इसमें लगातार जो गर्मी है इस पृथ्वी की, जो प्राइमोर्डियल हीट्स का मतलब जो प्राथमिक गर्मी है वो लगातार बाहर की तरफ निकल रही है। और वो गर्मी किस तरह से, जैसे ये इसकी कन्वेंशनल करंट्स दिखा रखी है भाई, यूँ निकली फिर वापस यहीं पे यूँ निकली, तो ये भी कर एक प्रकार से फोर्स का काम करती है। कन्वेंशनल करंट्स इसी चीज़ को मनवाने के लिए था कि फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, या हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ही एक्सपोर्ट करने वाली एक थ्योरी दी गई थी आर्थर होम्स ने, कि जो वैगनर ने कहा था
कि जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो पहले कंप्लीट एक लैंड मास एरिया में थे, फिर अलग अलग हुआ, तो वही चीज़ें इसमें हमारे कि एक फोर्स का काम कर रही है, मूवमेंट जो है वो इसी के कारण भी हुआ है। तो संवहनी धारा सिद्धांत में भी वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हाँ, जो वैगनर ने कहा था उसको हम सही मान सकते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर, यानी कि जो आपका महाद्वीपों का जो अधस्थल फ्लोर है ओशियन का, उसकी मैपिंग का अभिप्राय क्या है कि आप सभी को पता है महासागर और महाद्वीपों की जो बनावट है, जैसे सेम हम ये मानते हैं कि जिस तरह से कॉन्टिनेंट है वहाँ पर अलग अलग रिलीफ फीचर्स है, लैंड मास एरिया हैं अलग अलग, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो सेम यही कह रहा है कि द्वितीय युद्ध के बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, तो उसके बाद कह रहे हैं कि हमें ये पता लगा जो ओशन है हमारा, यानी कि जो समुद्र का जो फ्लोर है, तल है, वो प्लेन नहीं है। सेम ऐसा नहीं कि केवल प्लेन है, उसमें भी जिस तरह से कॉन्टिनेंट के ऊपर, महाद्वीपों के ऊपर जो अलग अलग लैंड मास जो फीचर्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर भी वो चीज़ें पाई जाती हैं। इनको हम ऐसे मान सकते हैं कि जो ओशन का फ्लोर है यहाँ पर भी कहीं पर आपको डीप ओशन वैलीज मिल सकती हैं, ठीक है, किसी जगह पर आपको माउंटेन रेंज मिल सकती हैं, कोई ऐसा भी पॉइंट हो सकता है कि आपको प्लेन एरिया मिल जाए, ठीक। तो ये सब क्या है, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर का मतलब जो हमारा समुद्र का जो तल है उसका अगर हम मानचित्रण करें, उसको अगर हम देखें, तो उसको भी हम कई विभिन्न भागों में या अलग अलग जो रिलीफ फीचर्स होते हैं ना, उच्चावच, उसमें बटा हुआ देखेंगे। तो उस चीज़ में एक दे रखा है ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो हमारा जो समुद्री तट होता है या महासागरों की जो बनावट है वो किस तरह से। ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसको हम 3 मेजर डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं कि जो हमारे महासागरों की बनावट है वो 3 जो मुख्य डिवीज़न है उसमें हम इसको बांट सकते हैं। एक दे रखा है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, दूसरा है अबिजल प्लेन और एक है मिड ओशन रिजिज। ये 3 मेजर डिवीज़न है ओशन फ्लोर की, यानी कि अगर हम कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप से महासागरों के पूरे फ्लोर की बात करें तो वो 3 मुख्य भागों में बटा हुआ है। वैसे ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल से अलग अलग डिफरेंट रिलीफ फीचर्स की बात करें तो चैप्टर जो 13 है आगे हम डिस्कस करेंगे, उसमें कंप्लीट इसका ओशन फ्लोर का पूरा एक चैप्टर दे रखा है, वो डिटेल हम उसमें पढ़ेंगे। केवल यहाँ तो इस लेसन में केवल इतना ही बताया गया है कि ओशन फ्लोर की जो बनावट है, यानी कि महासागर जो है उसकी बनावट किस प्रकार से, वो पूर्ण रूप से प्लेन नहीं है। सबसे पहले दे रखा है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कि जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपीय सीमा, अब ये है जैसे ज्यों ही कॉन्टिनेंट और ओशन स्टार्ट हुआ, जैसे कि बोलते हैं ना किनारा, तो वो है एक सीमा। इसमें हम कह सकते हैं कि ओशन के जो स्लोप एरिया है, ढाल क्षेत्र हैं, यहाँ तक कि जहाँ तक कि जो प्लेन एरिया है, ओशन प्लेन है, यहाँ से लेकर के कॉन्टिनेंट तक ये जो पॉइंट बनता है, ये सारा मार्जिन्स है महाद्वीपीय सीमा कहलाती है। कि इसमें हल्के ढाल वाले क्षेत्र भी शामिल हो जाएंगे, छोटी बहुत ही खाई वगैरह है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इसका पॉइंट है। दूसरा दे रखा है इसके अफजल, ठीक है, अबिजल प्लेन्स का मतलब है जो आपके गहरे या महासागरीय गहरे जो प्लेन मैदान है, महासागरों के अंदर जाकर के जो प्लेन एरिया बना है वो एरिया, क्योंकि ये सभी को पता है जिस तरह से अर्थ सरफेस के ऊपर प्लेन भी है, कहीं पर गहरी खाई है, कहीं पर ऊंचे मैदान हैं, ये सेम यही फीचर्स जो हैं या हम कहेंगे रिलीफ फीचर्स हैं वो सेम ओशन फ्लोर पर भी हैं। तो यहाँ पर भी गहरे महाद्वीपीय जो क्षेत्र कहते हैं ये वो क्षेत्र हैं जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशन रीज के जो बीच का जो एरिया बनता है, यानी कि महाद्वीपीय सीमा और मध्य महासागरीय कटक जो क्षेत्र, उनके बीच में जो क्षेत्र होता है वो है मैदानी क्षेत्र, गहरे मैदानी क्षेत्र। और तीसरा दे रखा है मिड ओशन रीजेस, मध्य महासागरीय जो कटक होते हैं। मध्य महासागरीय कटक का मतलब है जो एक माउंटेन रेंज है वो आपस में जुड़ी हुई है, मान लो
ओशन के अंदर जो ही भाई वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है महासागरों में भी सेम वही, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट अर्थ सरफेस पे भी होता है तो सेम ऐसे महाद्वीपों में भी होता है, महासागरों में भी होता है। तो वो जो उनके कारण जो बनने वाली जो माउंटेन रेंज है, यानी कि सागर के अंदर जो माउंटेन रेंज बनी हुई है वो क्या कहलाती है? मिड ओशन रेंज, यानी कि मध्य महासागरीय कटक। इन कटकों की अगर हम बात करें, मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट वैली पाई जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र हो सकते हैं। एक्टिव वोल्केनिक इरप्शन जो जोन है वो इसमें आ सकता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है ये उसी जो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है उसी की स्पोर्ट से रिलेटेड पॉइंट है कि फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, कि वो जो कॉन्टिनेंट है उस ड्रिफ्टिंग हुई, उसमें महाद्वीपों में जो विस्थापन हुआ वो किन दो फोर्सों के कारण हुआ। फिर कन्वेंशनल करंट थ्योरी की संवहनीय धारा सिद्धांत इसको किस तरह से सपोर्ट करती है, कि जो वैगनर ने कहा है वो हाँ ऐसा हो सकता है कि इसमें मूवमेंट के कारण जो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं वो सेपरेट हुए हैं। फिर मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर, कि अगर हम महासागर के फ्लोर की बात करें, तट की बात करें, तो उसकी एक विस्तृत जानकारी हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। जो ही सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो रिसर्च हुआ, डिफरेंट टाइप की रिसर्च चले, उससे ये पता लगा कि जिस तरह से क्रस्ट के ऊपर, पृथ्वी की भूभाग पट्टी के ऊपर अलग अलग भौतिक फीचर्स दिखाई देते हैं, जो लैंड फीचर्स की बात करें, लीफ फीचर्स की बात करें, उच्चावच दिखाई देते हैं, सेम वही मैपिंग ओशन में भी हो सकती है। तो ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, उसकी बनावट की बात करें कि महासागरों का जो तट है वो कैसे बना हुआ है, तो उसकी बनावट 3 जो डिवीज़न में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 मेजर डिवीज़न है उसमें, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ऑब्जियल प्लेन्स और मिड ओशन रीजेस। महाद्वीपीय सीमा क्षेत्र, गहरे सागरीय मैदान और मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र, इन 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।